हेलो दोस्तों, चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अमित कुमार है और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूं। और इसी लेक्चर सीरीज़ में जो है हम बीपीएससी प्रीलिम्स के जो है क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम हिस्ट्री पढ़ने और इसके रिवीजन की जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम से पहले 67th बीपीएससी के जो री एग्ज़ाम है उससे पहले जो है आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है रिवाइज हो जाएं। ठीक है। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखें। सरस्वती कैंसिल एग्ज़ाम के भी हमने वो किए हैं डिस्कशन, और 66 के भी किए हैं, और अभी जो है हम 65 के जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है कि हु रोट द बुक देसर कथा। ठीक है। तो देसर कथा 1904 में जो है लिखी गई किताब थी, और ये बेसिकली जो हमारे माइंडसेट की जो है गुलामी थी ना उसको दिखाता है। और हमारे यहाँ जो एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स कर रहे थे, जो हमारा जो है शोषण कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसके ऊपर लिखा गया है। और इसको जो है आप मार्क करते चलेंगे, आंसर भी आप मार्क करते चलेंगे साथ में। शंकरन गणेश देवस्कर ने लिखा था इनको। ठीक है। बाकी के लोगों के लिए आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, आप किताबें तो कई सारी लिखी थी इन्होंने गांधी जी के ऊपर और चंपारण सत्याग्रह के ऊपर भी किताबें लिखी हैं, पर आप वो गेस कर सकते हैं एग्जाम में। जो गेस नहीं करने वाले किताब हैं उनके नाम मैं बताता हूँ। इंडिया डिवाइडेड, 1946 में ये वाली किताब आई थी। ठीक है। उसके बाद एक और किताब है इनकी, द यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ये दो किताब का नाम आप ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ठीक है। उसके बाद निवारण चंद्र थे। निवारण चंद्र जो है बेसिकली ये वेस्ट बंगाल से थे और पुरुलिया के रहने वाले थे। और इन्होंने बेसिकली ना एक शिल्पाश्रम नाम की जो है एक संस्था खोली थी, जहाँ पर ना जो जैसे हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज है ना, उस तरह से जो है ट्रेनिंग की जो है सुविधा थी। ठीक है ना। एक तरह का आश्रम था जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी अलग अलग क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है मुरली मनोहर प्रसाद, आपको पता है ये सर्च लाइट से रिलेटेड है। सर्च लाइट से जो है रिलेटेड है। सर्च लाइट भी एक न्यूज़पेपर था, बाई वीकली था, मतलब वीक में 2 बार आता था। और ये 1918 में जो है बाई वीकली आना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और इसके सबसे लॉन्गेस्ट जो है ये एडिटर थे, ये सबसे लॉन्गेस्ट एडिटर थे। फर्स्ट एडिटर जो है कौन थे, वो मुंशी, फर्स्ट कौन थे, मुंशी हसन अली। पाकिस्तान का वो बॉलर है ना, फास्ट बॉलर हसन अली, उसके नाम से भी आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ पहले मैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद जो है देखिए सेकंड जो है क्वेश्चन वही है सेम, अभी हमने मुरली मनोहर प्रसाद के बारे में डिस्कशन किया था। हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। ठीक है ना, आपको पता है। आप यहाँ पर वो कर लेंगे, है ना। अब्दुल बारी जो है ये कभी नहीं रहे हैं सर्च लाइट के एडिटर। ठीक है। मुरली मनोहर प्रसाद जो है आप देखेंगे कि यही जो है हमारे वो उत्तर है हमारा, मुरली मनोहर प्रसाद। ये लॉन्गेस्ट जो है सर्विंग थे। पर और लोग कौन कौन से थे, जैसे आप देखेंगे कि रामानंद चटर्जी में हो सकता है आपको जो है वो कन्फ्यूज़न जो है हो सकता है। ठीक है। तो ये बेसिकली ना एक किताब लिखे थे प्रवासी, इनके बारे में जान लीजिए। एक प्रवासी नाम की किताब लिखी थी इन्होंने। ठीक है ना। तो अगर इनके बारे में कभी पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। ठीक है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी किन्होंने लिखी, ये वाला क्वेश्चन ना रिपीट हुआ है। ठीक है। ये पहले भी हम देख चुके हैं, 66वीं और 67वीं में भी जो है इस तरह के सवाल आए हैं। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है। तो आपको ये पता है कि इसका आंसर आपका फूलन प्रसाद वर्मा है। और सिर्फ जो है यहाँ पर फूलन प्रसाद वर्मा ही जो है इसके संस्थापक नहीं थे, इसमें कौन कौन से थे, बहुत सारे लोग थे, जिसमें मैंने पीछे के लेक्चर्स में बताया था, रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे। गंगाशरण सिन्हा थे। और कौन थे, फूलन प्रसाद वर्मा है, और उसके बाद जो है एक और थे रामानंद मिश्रा, जो नोटेबल पर्सनालिटी थे। या बिहार स्पेशल वाली कैटेगरी में आप ये डाल सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो आप देखेंगे कि इनके अलावा भी कई लोग थे। ठीक है। तो यहाँ पर बाकी के लोग यहाँ नहीं है हमारे ऑप्शन में। ठीक है। शाहजहां नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको एलिमिनेट अगर करना था तो आप कैसे करते इसको,
आपको पता है कि एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी ना, उसमें यही जो है एक प्रीकर्सर था, जो एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है आई थी ना 1934 में, उसके पीछे जो है एक ये भी जो है प्रीकर्सर के रूप में जो है वो कर रहा था। ठीक है ना। आप इसको अगर वो करते तो कैसे दादा भाई नौरोजी जो है, आप देख रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी कब कर रहे थे पॉलिटिक्स, वो बहुत ज़्यादा मतलब मॉडरेट थे। तो आप देख रहे हैं कि 1905 में आप देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में जो है वो ये थे। ठीक है ना। तो ये तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे अगर आपको पता नहीं होगा तो। उसके बाद चौथा जो है आप देखेंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सबको पता होता है, A.O. ह्यूम। ठीक है। A.O. ह्यूम जो है, इन्होंने कब 1885 में, ठीक है 1885 में, कब 1885 में आप देखेंगे कि कांग्रेस का गठन होता है। कांग्रेस का गठन होता है क्यों? क्योंकि इनको जो है यहाँ के जो ऐसा कहा जाता है कि इनके जो वो बायोग्राफर थे लॉर्ड डफरिन के, जो उस टाइम वो थे गवर्नर थे, तो लॉर्ड डफरिन के बायोग्राफर ने जो है विलियम बेडरबर्न जो है उनका नाम याद रखिएगा, विलियम बेडरबर्न ने लिखा था कि वो कुछ नागा वोगा का जो है कॉन्स्पिरेसी चल रहा था इंडिया में, और उसी को एक सेफ्टी वाल्व के थ्रू जो है निकालने के लिए जो प्रेशर यहाँ पर बन रहा था इंडियंस के माइंड में, ये लेकर के भाई उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से उखाड़ फेंकना है, तो उसी को नॉर्मलाइज करने के लिए जो है इन्होंने ये किया था। ठीक है। कांग्रेस का जो है गठन किया था। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू के बारे में आप क्या जानते हैं? मोतीलाल नेहरू के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किए हैं। ये स्वराज पार्टी से हमारा इम्पोर्टेंट है, ये जुड़े हुए हैं, स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो 1923 में फॉर्म हुई थी। क्यों फॉर्म हुई थी? क्योंकि जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो फेल हो गया था, और कांग्रेस के ही अंदर में जो है बहुत सारे लोग जो है डिससेटिस्फाइड थे। उन्हीं में से एक जो है ये स्वराज पार्टी का गठन करने वाले मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है। और क्या चीज़ें आपको पता है मोतीलाल नेहरू के बारे में? इन्होंने 1919 में और 1928 में कांग्रेस की प्रेसिडेंसी की थी। ठीक है ना। 1919 कौन सा था? ये अमृतसर सेशन था, और 1919 वाला जो है अमृतसर सेशन था, और ये जो है कोलकाता सेशन था। ठीक है। इसके अलावा क्या आया था इनका? नेहरू रिपोर्ट, आपको पता होगा, ये 1928 में आया था। ठीक है ना। उसके बाद जो है रास बिहारी बोस के बारे में आप क्या जानते हैं? पर्सनैलिटीज़ का थोड़ा ना मैं डिस्कशन कर देता हूँ, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े करके ना आपका इस तरह से रिवीजन भी चलता रहेगा। तो ये हमारे जो रास बिहारी बोस थे ना, ये INA से रिलेटेड है, इंडियन नेशनल आर्मी से, आज़ाद हिंद फौज से, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जापान में। ठीक है। और ये कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1943। ठीक है। और इसी में जो है आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस भी थे, आज़ाद हिंद फौज के। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5 नंबर। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है। तो ये थे आपको पता होगा, बचपन से ये चीज़ पढ़ रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, है ना। तो ये जो है बाल गंगाधर की जो है तिलक की जो है वो सही थी। ठीक है। इसके बाद इसमें और आप अरविंदो घोष के बारे में जानते ही हैं, पोइट थे। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते ही हैं, वेस्टर्न आइडियाज से जो है कम्युनिज्म से वो प्रेरित थे। ठीक है ना। बिपिन चंद्र पाल के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, और इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया बोला जाता है, मतलब भारत में क्रांतिकारी विचारों के जो पिता हैं उनको ये बोला जाता है इनको। ठीक है। फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर गिव अप हिज नाइटहुड। नाइटहुड क्या होती थी बेसिकली? अभी शायद आपने ये देखा होगा कि जो रूट को जो है वो नाइटहुड की उपाधि दी गई। जो रूट को अपना क्रिकेट अगर कोई देखते होंगे तो उनको पता होगा उनकी क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन को लेकर। तो क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है शुरू से ही जो भी ब्रिटिश नेशनल्स के या फिर कोई कमेंडेबल वर्क करता था तो उसको जो है वो नाइटहुड की उपाधि देते थे। ठीक है। तो ये टैगोर को दिया गया था पहले। तो क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ठीक है ना। कब हुआ था ये पता है आप? 13 अप्रैल 1919। ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि रॉलेट एक्ट आया था, और रॉलेट एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट किसी को भी सर्च कर सकती थी, किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। तो उसके अगेंस्ट में जो है बैसाखी के दिन अमृतसर में पंजाब में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। एक पब्लिक मीटिंग थी जलियांवाला बाग में। तो उसको जो है क्या हुआ था, जनरल
DWYER, ठीक है ना, जनरल ओ डॉयर था, ठीक है। इसने गोलियां चलवा दी थी इन लोगों पर, ठीक है, कि ये जो है अनऑथराइज रूप से जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जो एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है उसको प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि इसके प्रोटेस्ट में जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये नाइटहुड छोड़ दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज होकर, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको पता है कि इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जो है हमारे यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में जो है ये हमारा वो हुआ था नॉन कोऑपरेशन, और 1920 से जो है 22 तक चली थी। और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है ये चीज़ जो है, चौरी चौरा कब हुआ था? 4 फरवरी को, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये चौरी चौरा नाम की एक जगह है गोरखपुर में, जहाँ पर जो है ये वाला इंसिडेंट हुआ था, जहाँ 22 पुलिसमैन मारे गए थे। ये भी आप कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं देते चलूँगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि और क्या चीज़ है, भगत सिंह के बारे में आपको पता है एक्सिक्यूशन क्यों हुआ था। इनका जो है कॉन्स्पिरेसी था सेंटर्स को मारने वाला, और दूसरा जो है असेंबली में बम फेंकने वाला, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे। उसके बाद क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो हु एस्टैब्लिश सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये तो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है, एज इट इज़, ठीक है। कब? ये शायद 67 में जो है एज इट इज़ आया है, ठीक है। ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसमें ना क्या क्या चीज़ है आप देखेंगे। और भी तो कौन कौन से लोग हैं, लाला लाजपत राय के बारे में आप जानते हैं, इनको पंजाब केसरी बोला जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इनकी डेथ जो है 1928 में हुई थी। क्यों? लाठीचार्ज के कारण। गवर्नमेंट ने जो है वो साइमन कमीशन वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें लाठीचार्ज किया था, तो उसी में जो है इनकी डेथ हो गई थी 17 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि भगत सिंह की पर्सनैलिटी से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। इनका जो है जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को, ठीक है, 1907। मृत्यु कब हुई थी? 23 मार्च 1931, ठीक है ना। इसी दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा, 23 मार्च को। अच्छा, आप लोग देखेंगे कि कई बार जो है वो एक सोशल मीडिया पे चलते रहता है कि भाई 14 फरवरी को हमें वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन जो है हमारे यहाँ रिवोल्यूशनरीज जो है भगत सिंह, सुखदेव और इन सबको जो है लटकाया गया था। तो आप देख रहे हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही गलत है। वो बहुत सारे लोग जो है प्रोपेगेंडा के हिसाब से जो है अपने वो चलाते हैं, ठीक है ना। तो आप उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। 23 मार्च को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जो है डेथ एनिवर्सरी के रूप में, ठीक है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान, ये और चीज़ से रिलेटेड था, किस चीज़ से? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना, HSRA। तो इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। और कौन कौन से थे इसमें? चंद्रशेखर आज़ाद थे, सचिंद्रनाथ सान्याल थे, ठीक है ना, ये बिहार से बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे एक्टिव, ठीक है ना। एक सुखदेव थे, ठीक है ना। अशफाक उल्ला खान थे, जोगेश चटर्जी थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना, इससे एसोसिएटेड लोग, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हाँ, पहले इसका जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, पर सोशलिस्ट वर्ड जो है भगत सिंह के कहने पर जो है ऐड की गई थी 1928 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद लाला लाजपत राय के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं, विपिन चंद्र पाल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, पिछले लेक्चर्स अगर देख लीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो पीछे हमने डिस्कस किया है उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है कि विच रिवोल्यूशनरीज वेयर हैंग्ड इन ककोरी ट्रेन रॉबरी केस, ठीक है। ककोरी ट्रेन रॉबरी केस कौन सा था? कि ना लखनऊ में हुआ था, ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? बेसिकली ट्रेन को जो है लूटा गया था, ठीक है। और उसमें जो मेन अक्यूज थे बहुत सारे लोग थे वैसे तो, पर इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान थे और चंद्रशेखर आज़ाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, ठीक है। तो इन दोनों को हैंग कर दिया गया था, इन लोगों को फांसी से लटका दिया गया था, ठीक है। पर जो आज़ाद थे, आपको पता होगा, अल्फ्रेड पार्क में मारे गए थे, कानपुर में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड पार्क में मारे गए थे मुठभेड़ में, ठीक है ना। ये इन्होंने कहा था कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही मरेंगे, तो इसलिए ये इन्होंने सरेंडर नहीं किया था, ठीक है। तो हाँ, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर? ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, और भी ऑप्शंस डिस्कस कर देता हूँ इसके। देखिए, वीर सावरकर जो थे ना, वीटी सावरकर बेसिकली ये आपके इंडिया हाउस लंदन था ना, उसमें 1907 में ये बने थे। क्या उसका जो है लीडरशिप जो उन्होंने संभाली थी, ठीक है। और उस बेसिकली उसमें श्यामा
श्याम कृष्ण जो है वो थे जो इन्होंने उसको फाउंड किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रफुल्ल चंद्र चक्की एंड खुदीराम बोस, ठीक है ना। आप देखेंगे ये खुदीराम बोस हैं, ये दोनों जो है अनुशीलन समिति से रिलेटेड हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और खुदीराम बोस जो है जो किंग्सफोर्ड, ठीक है ना, एक जज था किंग्सफोर्ड, उस पर हमला किया था इन लोगों ने, मारने के लिए बम जो है उसको उसमें डाला था, पर इसकी वाइफ और बेटी मर गई, ये बच गया था, ठीक है। ये 1907-8 की घटना है। तो आप इससे जो है आप जोड़ के देखेंगे, आगे कभी भी सवाल आएगा तो इस तरह से आप उसमें करेंगे, ठीक है ना। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? उधम सिंह के बारे में आप जानते हैं, ये आपके गदर मूवमेंट से भी रिलेटेड है और HSRA से भी थे, ठीक है। और ये वही थे जिन्होंने जनरल डायर को जो है जाके वहाँ जाके मार डाला था, है ना, सभा में जाके जो है वो मार डाला था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस, ये किताब किसने लिखी थी, ठीक है। तो ये किताब ना चित्तरंजन दास ने लिखी थी, ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है लगे कि भाई वी.डी. सावरकर ने लिखा था क्योंकि ये बहुत बड़े कट्टर थे, नेशनलिस्ट थे, है ना, पर इन्होंने नहीं लिखी थी। वी.डी. सावरकर ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये वाली किताब जो है C.R. दास ने लिखा था। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि M.G. रानाडे ने क्या इनका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो आप देखेंगे 1861 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो इन्होंने फॉर्म की थी, क्या विडो रीमैरिज एसोसिएशन। और ये विडो रीमैरिज को जो बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, ठीक है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रोपाउंड कर रहे थे। और क्या था, और किस चीज़ में थे ये आपके एक मेंबर थे प्रार्थना समाज के, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में आप जानते हैं कि ये कब फॉर्म हुआ था? 1867 में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 1867 में। और इसमें इनके साथ फाउंडिंग मेंबर्स में जो है आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसमें और क्या चीज़ डिस्कस की जा सकती है। M.G. रानाडे को ना फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की थियरी है ना, उसमें इनके कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखिएगा कि वो एक जो है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ और जो क्या कहते हैं वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो है एक पॉलिटिक्स जो उभर के आती है, उसमें जो है ये बहुत एक बड़ा रोल जो है प्ले करते हैं, क्योंकि उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं ये शुरू में, ठीक है ना, ये और दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो आपके जो है ये C.R. दास आंसर है, बाकी के डिस्कशंस हो गए। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज, ठीक है ना, वॉज फाउंडेड बाय, किनके द्वारा जो है सत्यशोधक समाज जो है वो फाउंड किया गया था? ये आपके ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है। ये 1873 में ये समाज बनी थी, ठीक है। और ये समाज बेसिकली एजुकेशन जो है डाउन टाउन के लिए लेकर आई थी और वुमेन के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, इसके थ्रू। और ज्योतिबा फुले की और भी चीज़ें आप याद रखेंगे, किताबें तो कुछ लिखी थी इन्होंने, बहुत सारी लिखी थी। ये 2 किताब ना आप एकदम याद रखेंगे। ये 2 किताब जो है इन्होंने अमेरिका में जो सेलिब्रिटी प्रैक्टिस हो रही थी ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा था और उसको इंडिया से ना कंपेयर किया रहा था कि इंडिया के जो दलित हैं उनको भी इसी तरह स्लेव बना के रखा गया है, ठीक है। दयानंद सरस्वती के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आर्य समाज के गठन किए थे इन्होंने, ठीक है ना, आप जानते हैं, पर मैं फिर एक बार डिस्कस कर देता हूँ। 1875 में इनका जो है वो गठन हुआ था। और ये इनफेलिएबिलिटी ऑफ वेदास के ऊपर जो है स्ट्रेस करते हैं कि वेदा ही जो है, वेद जो है वो सत्य है, बाकी सब झूठ है और उसी के हिसाब से समाज होना चाहिए, आप समझ गए। उसके बाद गांधी जी के जो है ना उसके बारे में अगर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर बात है तो नवजीवन और विद्यापीठ नाम के ऑर्गेनाइजेशंस जो है इन्होंने एस्टैब्लिश की थी, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नवजीवन और विद्यापीठ, ठीक है ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है लेबर पार्टी की गठन की थी, आप ध्यान रखेंगे इसका भी, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। कब की थी? 1936 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी सवाल आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। और फर्स्ट देखिए आप यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा, पढ़ते टाइम आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वुमेन पूछ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछेंगे तो हमारा उत्तर अलग होगा, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जो है वो एनी बेसेंट थी आपकी, और फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है सरोजिनी नायडू थी। ये 1917 में बनी थी प्रेसिडेंट, और ये 1925 में बनी थी, ठीक है। और 1917 में ये कोलकाता वाला था, हमने शायद इसके बारे में पहले डिस्कस किया है, और ये जो है कानपुर वाला सेशन था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी के दो ऑप्शन है, कस्तूरबा गांधी जो है कभी भी उसका प्रेसिडेंट नहीं बनी है, और आप ये देखेंगे 1947 से पहले केवल 2 ही फीमेल बनी है उसका जो है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट फीमेल जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप देखेंगे इंदिरा गांधी भी बनती हैं, सोनिया गांधी भी बनती हैं, ठीक है ना। तो ये सब आप थोड़ा सा एक बार वो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या होता था, हमने आखिरी क्लास में भी आपको बताया था कि जब 1940s के टाइम में ना, जैसे आपने देखा कि 1922 का जो है 1920-22 का जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है फेल हो गया था, सत्याग्रह फेल हो गया था। तो क्या हुआ कि उस टाइम गांधी जी ने ये कहा था कि हमारे यहाँ की जो मास है ना, जो जनता है वो सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको जो है पता नहीं है कि नॉन वायलेंस कैसे प्रैक्टिस करना है, नहीं करना है। तो 1940 के दशक में ना फिर इन्होंने 1940 में स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसमें क्या होता था कि गांधी जी एक पर्सन अपॉइंट करते थे जो इन पर्सन जो है सत्याग्रह करता था, ठीक है ना। मतलब मास मूवमेंट नहीं होता था, मास को जो है सत्याग्रह में पार्टिसिपेशन के लिए वो नहीं किया जाता था। और ऐसे पहले सत्याग्रही जो है वो विनोबा भावे थे। सेकंड जो है जवाहरलाल नेहरू थे, आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये सेकंड थे। और थर्ड जो है ब्रह्मदत्ता थे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे थे पर हम 1 2 3 ही याद रखते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके 1 2 3 ही पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज, बाकी के लोगों के बारे में आप जानते हैं, सरोजिनी नायडू के कंट्रीब्यूशन के बारे में, सी राजगोपालाचारी के बारे में आप जानते हैं, है ना, राजा जी फॉर्मूला इन्हीं का आया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिया हाउस इन लंदन, ठीक है ना। श्यामाजी कृष्णा वर्मा के बारे में अभी हमने चर्चा की है कि यही लंदन हाउस जो था, जिसका बाद में 1907 में, ये 1905 से लेकर 10 के बीच में एक्टिव रहता है, और 1907 में BD सावरकर भी जो है इसके वो मेंबर बनते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टर बनते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि कृष्णा वर्मा को जो है फ्रांस भेज दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों? इनको जो है एग्जाइल में थे, ठीक है ना, गवर्नमेंट से बैन था उस कंट्री में, या जो भी कंट्री होता है वहाँ, तो इसलिए ये फ्रांस चले गए थे, ठीक है, ब्रिटेन से। तो वहाँ जो है फिर 1907 में कार्यभार जो है BD सावरकर साहब ने जो है वो किया था। आप ये भी देख लेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद हम अगर देखें तो इन्होंने ना बेसिकली एक किताब भी लिखी थी, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने, इंडियन सोशोलॉजिस्ट करके, एक जर्नल था बेसिकली वो, ठीक है। जर्नल क्या होता है बेसिकली, जैसे आप योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं ना, उसी तरह का जो है एक वीकली या मंथली इस तरह का जर्नल होता है, ठीक है, जो डेली नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद जो तारकनाथ दास थे, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। रासबिहारी बोस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तारकनाथ दास थे, इन्होंने फ्री हिंदुस्तान नाम की न्यूज़ पेपर स्टार्ट की थी, ठीक है ना। कहाँ? फ्री हिंदुस्तान नाम की न्यूज़ पेपर स्टार्ट की थी, सीधे नॉर्थ अमेरिका लिखिए, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में इन्होंने वो किया था, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। ये महादेव लाल सराफ थे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। उसके बाद इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आपको ये नाम याद ही रखना पड़ेगा, कुछ ही तो लोग थे, उनका भी तो नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा ना। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार, ठीक है, ये राहुल संकृत्यान थे, ठीक है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है ना। मैंने जो क्वेश्चंस हिस्ट्री के थे उसको मार्क कर दिया है, बीच बीच में भी कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन इन्होंने वो डाल रखे थे, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन जो है देखेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाया जाता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, ये डेट आप ध्यान रखेंगे, बार बार पूछता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़िए आप। ऑन दिस डे द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएटेड बिहार। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है कब आया था आपको पता है ना, 1956 में, ठीक है ना। और बिहार कब हुआ था गठन आपको पता है ना,
12 में, तो इसका तो सवाल ही नहीं बनता है कि 1956 में आके ये 1912 की चीज़ को जो है वो रीऑर्गेनाइज करके जो है वो उसको क्रिएट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बिहार वॉज कार्व्ड आउट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑन दिस डे इन 1873। यहाँ दो गलतियाँ हैं, एक तो 1873 और दूसरा यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है ना। यूनाइटेड प्रोविंस नहीं हुआ था, ये कहाँ से हुआ था, बंगाल से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन है हमारा, ये आपका ईयर जो है गलत है, 1912 है, ठीक है ना, होता है टू कमेमोरेट बिहार सेपरेशन फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1912, यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है, टू सेलिब्रेट नेमिंग ऑफ बिहार इन 12th सेंचुरी बाय मुस्लिम रूलर्स, किधर से भाई, 12th सेंचुरी में जो है मुस्लिम रूलर्स ने कहाँ नाम ये रखा है। उसके बाद 58 नहीं है, 58 आपका जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। उसके बाद 59 क्वेश्चन हम देखेंगे कि यूसुफ शाह चक, ये बेसिकली ना कश्मीर के रूलर थे, आखिरी रूलर थे, ठीक है ना। द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली हु वॉज एक्साइल्ड इन बिहार, ठीक है ना, मतलब उनको वहाँ से भगा दिया गया था, अकबर ने भगा दिया था वहाँ से, ठीक है ना। वॉज बरीड, कहाँ इनको बरी किया गया था, कहाँ इनको दफनाया गया था, तो ये नालंदा में है, ठीक है। और आप एक चीज़ और इनके बारे में ना फैक्ट जान लें कि इनकी जो वाइफ जो है ना वो श्रीनगर में है दफनाया हुआ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इनकी वाइफ जो श्रीनगर में है और ये क्या कहते हैं बिहार में है, ठीक है। तो इतना लंबा डिस्टेंस है, तो देख रहे हैं आपकी इस तरह से है चल रहा है हिस्ट्री हमारा। 60 नंबर क्वेश्चन जो है आपका देख रहे हैं टूरिज्म से रिलेटेड है। उसके बाद सब एक करंट अफेयर्स है, ठीक है ना। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन जुलाई 2019 एक्सपर्ट्स विजिटेड फॉर द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेगालिथिक साइट ऑफ बिहार इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है मेगालिथिक साइट जो है डॉक्यूमेंटेशन या उसको जो है ढूंढने की जो है वो प्रक्रिया जो है की गई थी, ठीक है। तो आप पहले तो जाने कि मेगालिथिक साइट होता क्या है, ठीक है। मेगालिथिक साइट वैसे होते हैं, ये प्री हिस्टोरिक साइट्स होते हैं। प्री हिस्टोरिक आप समझ रहे हैं, प्री हिस्टोरिक जो है शायद मैंने बताया है कि नहीं पता नहीं, पिछले लेक्चर्स में आप देखेंगे। प्री हिस्ट्री ना, हिस्ट्री को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। क्या होता है, एक प्री हिस्ट्री होता है और एक हिस्ट्री होता है, ठीक है ना, हिस्टोरिकल फेज बेसिकली, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री में ना स्क्रिप्ट नहीं होता है, कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा। इसमें फर्दर दो पार्ट होते हैं, कौन सा, स्क्रिप्ट मिलेगा पर उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। अभी तक हम उसको डिसिफर नहीं कर पाए, नहीं पढ़ पाए, जैसे हड़प्पा, और इसको क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है ना, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और ये आध इतिहास बोलते हैं इसको, देखिए आध, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इसको प्राग इतिहास बोलते हैं और इसको आध इतिहास बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल फेज में क्या है कि आपका स्क्रिप्ट भी मिलेगा और उसको पढ़ भी सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, डिसिफर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हिस्ट्री को ना फर्दर जो है डिवाइड किया जाता है। और ये पढ़ने और स्क्रिप्ट वाले जो होता है ना, इसको फिर हम 3 भागों में बांटते हैं, एंशंट, हालांकि ये सभी एंशंट में ही आता है, पर जो मेजर जो है वो ऐसे बांटते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है ना। इसका टाइम ब्रेकअप नहीं होता, हिस्ट्री में कोई वैसा नहीं होता है कि भाई 1857 में ही एकदम सब कुछ बदल गया था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है उसको बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब यही प्री हिस्टोरिक टाइम में ना मेगालिथिक कल्चर होते थे, ठीक है, नियोलिथिक टाइम में और मेसोलिथिक टाइम में, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के टाइम में जो है मेगालिथिक का क्या होता था, बेसिकली लोगों को दफना के और बड़े बड़े पत्थर से जो है उसको सजा दिया जाता था, या उसके ऊपर जो है दफना के पत्थर उसके ऊपर डाल दिया जाता था, इसीलिए इसको मेगालिथिक साइट बोलते हैं। ज़्यादातर इस तरह के साइट्स जो है वो साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और साउथ इंडिया में पाए जाते हैं तो क्या है कि बिहार में जो है ऐसे साइट जो है सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर एक्सकेवेशन के रूप में मिलता है, ठीक है। कैमूर में जो है, ये 2019 की बात है, हाँ यहाँ डेट दिया हुआ देख लीजिए आप, ठीक है। कैमूर में जो है एक्सकेवेशन स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो है मेजरली आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, बट आपको डिस्कशन के लिए हिस्ट्री में डिस्कशन जरूरी था इसका, इसलिए मैंने जो है ये क्वेश्चन ले लिया था आपके लिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम 76 नंबर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है कि वेयर वाज द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा यहाँ कंसर्न है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो हालांकि इसका आंसर जो है वेनेजुएला है, ठीक है ना, वेनेजुएला बोलते हैं इसको। पर यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम देखेंगे इसके। 1955 में ना बांदंग जो है कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली इसको एशिया अफ्रीका बांदंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ना हमें क्या हुआ था कि जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, मतलब वर्ल्ड वॉर के जस्ट आफ्टर 1945 के बाद 2 गुटों में बट गई थी वर्ल्ड, ठीक है। एक तो वैसी गुट थी जो सोशलिस्ट आइडिया से जो है वो प्रभावित थी, जिसको ऐसा लगता था
कि पूरे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री ये सब रेलवे ये सब जो है गवर्नमेंट के अंडर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी गवर्नमेंट जो थी वो यूएसएसआर थी, ठीक है ना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है ना, यूएसएसआर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा वो यूएसए का जो है वो लॉबी था, ठीक है। दो लॉबीज थे, ये कैपिटलिस्ट मोड को वो फॉलो करता था और ये जो है आपके सोशलिस्ट मोड को फॉलो करता था, ठीक है। सोशलिस्ट मोड क्या होता है आपको बता दिया मैंने किसी एक लेक्चर में। जब आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ाऊंगा ना तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको कि सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है ना, निहिलिज्म क्या होता है, ये सारे जो है कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर अभी के लिए आप इतना मान लें कि यूएसएसआर और यूएस के जो है दो गुटों में बटी हुई थी, ठीक है। तो इस गुटों में क्या होता था कि जब भारत आज़ाद हुआ या बहुत सारे 1950 के दशक में कंट्रीज आज़ाद होते हैं तो क्या होता है कि उनको आइदर ये वाला गुट ज्वाइन करना होता है या ये वाला गुट ज्वाइन करना होता है। तो वो ऐसे दशा में फंसे होते हैं कि इससे अगर वो करेंगे ना गुटबाजी तो ये आपका जो है दुश्मन हो जाएगा, और इससे गुटबाजी करेंगे तो ये दुश्मन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से जवाहरलाल नेहरू के जो है लीडरशिप में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम का जो है एक प्रिंसिपल आया, ठीक है ना, कि हम इन दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम एक मिक्स अप्रोच रखेंगे। क्या मिक्स अप्रोच? इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जो है इंडस्ट्री जो है प्राइवेट भी रखेंगे और कुछ जो है गवर्नमेंट का भी होगा, मतलब मिक्स इकोनॉमी की जो है कॉन्सेप्ट जो है लाया गया, ठीक है। लाइन नहीं, पहले से कॉन्सेप्ट था पर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। और ये वो कंट्रीज थे जो नई नई बने थे, ठीक है। तो क्या होता है कि 1955 में आप कुछ यहाँ पर वो रखेंगे, फैक्ट याद रखेंगे। 1955 में बोंदांग कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद क्या होता है, इस टाइम जो है सिर्फ बातें चल रही थी। 1961 में जो है ना बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है ना, ये देखेंगे बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो है ये यूगोस्लाविया में, ठीक है। ये भी नया इंडिपेंडेंट कंट्री था। तो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट टाइम जो है नाम का जो है प्रिंसिपल रखा गया और यहीं से जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया, गुट निरपेक्ष राजनीति, ठीक है ना। इसको एग्जैक्टली अगर हिंदी में कुछ एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो आप लोग जरा इसको हिंदी में वो सर्च कर लेंगे, हिंदी वाले, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है आपका बेलग्रेड माना जाता है, लेकिन बातें पहले से कहाँ से चल रही थी, बोंदांग कॉन्फ्रेंस से, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद इसके फाउंडिंग मेंबर्स में ना जोसेफ टिटो थे, ये यूगोस्लाविया के जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, और जवाहरलाल नेहरू थे, आपको पता होगा ये कहाँ के थे, है ना। उसके बाद कमाल नासिर थे, ये इजिप्ट के थे, और भी थे, ठीक है ना, 5-6 लोग थे, पर जो प्रोमिनेंट हैं उनके नाम मैंने लिख दिए हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ और इसके बारे में ना आप याद रखेंगे, एक और डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है ना। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, पर एक और ना 1979 में डिक्लेरेशन हुआ है, उसको हवाना डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है ना। हवाना डिक्लेरेशन कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या था ना कि इसमें ना इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को रखे थे। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्रिंसिपल्स क्या है कि भाई 5 घंटा पढ़ेंगे, 7 घंटा पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना। तो इसी तरह के जो है जो इनके वर्किंग जो वो था कि भाई हमारा टारगेट क्या है, उस हिसाब से जो इन्होंने प्रिंसिपल्स रखे थे कि हमें किसी से अलाइन नहीं होना है, हम नए जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनसे जो है हम अच्छे संबंध रखेंगे, है ना, इस तरह से। और न्यू कॉलोनियलिज्म जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा था उसको जो है अपोज करेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि 1991 में जाके हमारे यहाँ जो है ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं होता है, उससे पहले नाम के थ्रू जो है उसको जाम करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे चीज़ों को। आगे आपका जो है ना सवाल फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, 86 नंबर से, ठीक है। 86 में क्या है कि हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, ठीक है। आप देख रहे हैं, हो सकता है किसी को लगे आचार्य नरेंद्र देव, है ना, इन दोनों को तो आपको लगेगा ही नहीं, पर ये हो सकता है कि आचार्य नरेंद्र देव आपको लगे, ठीक है। पर आचार्य नरेंद्र देव जो है ना वो नहीं है, क्यों, ये आपका जो है सच्चिदानंद सिन्हा है। सच्चिदानंद सिन्हा का जो है ना 1912 में जो बिहार का गठन हुआ था ना उसमें बहुत बड़ा रोल था। ये एक स्टूडेंट रूलर ये थे, लीडर थे उस टाइम, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के जो है ये कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब जब जॉर्ज पंचम आए थे तो इस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन जो है हुआ था और कैपिटल जो है शिफ्ट हुई थी, राजधानी शिफ्ट हुई थी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 11 में हुई थी दरअसल, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि आप देखेंगे कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये एक स्टूडेंट लीडर थे, कब, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम स्टूडेंट लीडर थे। तो तब तक तो बिहार बन गया था ना, तो ये कैसे होंगे फिर, ठीक है। उसके बाद गणेश सिंह के बारे में जो है सर गणेश सिंह के बारे में जानेंगे। ये मिनिस्टर थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनती थी ना उसमें एक मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो कैसे मिनिस्टर बन गया, तो स्टेट बनने के बाद ही बनेंगे ना मिनिस्टर। उसके बाद क्या है कि इनके ऊपर ना प्रकाश झा ने मूवी बनाई है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।
फिल्म बनाया, शॉर्ट फिल्म, ठीक है ना। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव हैं, इनके बारे में आप जानते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जो है वो संबंध रखते हैं। आपको पता होगा, कई बार हमने पढ़ाया है ये कि ये सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे, ठीक है ना। और कौन कौन थे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे? एक हमारे JP नारायण थे, है ना, जयप्रकाश नारायण, और एक जो है राम मनोहर लोहिया थे, ठीक है ना। सीधे लोहिया लिख देता हूँ, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए मिटाता हूँ और आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं फटाफट। 87 नंबर क्वेश्चन है कि हु फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है ना। आप यहाँ पर ना किसान सभा से जब भी सवाल है ना, तो आप वर्ड्स पर जरूर ध्यान देंगे, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है ना। ये आपको पता है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, सरस्वती आ गया था तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। स्वामी सहजानंद थे, पर और भी क्या सभा बने थे। आप बिहार जो है, बिहार में जो किसान मूवमेंट हुए थे उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेलिंग जो है वो बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है चलेगी, ठीक है ना। 1922 में ना एक सभा बनी थी जिसको किसान सभा बोला गया। इसमें मोहम्मद जुबैर थे, मुंगेर को, ठीक है ना, मुंगेर के, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी कौन थे ये बताने की बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप देखेंगे ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। वो ज़रा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था इसलिए। तो 88 नंबर क्वेश्चन जो है, एक मिनट ज़रा मैं पॉज करता हूँ प्लीज़, बुरा मत मानिएगा, ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि 1922 में जो है किसान सभा का गठन होता है। क्या? किसान सभा। हमसे क्या पूछा गया? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा जब भी एग्जाम में पूछे तो ये वो नहीं है, ठीक है ना। जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ये कब स्थापना होती है? 1929 में, ठीक है ना, ये फॉर्म होती है। और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के जो फाउंडिंग मेंबर हैं उनका नाम जो है सहजानंद सरस्वती है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद एक और सभा बनता है 1933 में, ठीक है, इसको बोलते हैं बिहार किसान सभा। और सहजानंद सरस्वती जो है वो एक्टिव मेंबर रहते हैं सब में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बिहार से प्रोविंशियल हटा देंगे तो वो 1933 में होती है गठित, ठीक है। उसके बाद जो है 1936 में जो है एक और पीजेंट मूवमेंट में जो है हमारा वो होता है, फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया किसान सभा। और ये कहाँ फॉर्म होता है? लखनऊ में। लखनऊ में, ठीक है। और इनकी ना, इसकी जो ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म होती है, इसकी ना एक वो आती है, वीकली आती है बुकलेट, ठीक है, उसको बोलते हैं हुंकार। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हुंकार क्या है या किसकी है। इसको जो है ना पब्लिश करते थे राहुल सांकृत्याल और पंडित यमुनाकर जी, ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको बिहार किसान सभा के बारे में और किसान मूवमेंट के बारे में जो है आपको जानना है, ठीक है। तो आप देखेंगे अलग अलग ऑल इंडिया किसान सभा पूछे तो 1936, बिहार किसान सभा पूछे तो 1933, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा पूछे तो 1929 और किसान सभा से पूछे तो 1922, ठीक है ना। ये भी आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 88, ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी established इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। ये ईयर 1932 है, सॉरी 1632 है, ये ध्यान रखिएगा। पर आपको थोड़ा सा ना जो ब्रिटिशर्स हैं और जो यूरोपियंस हैं उनके यहाँ आने में जो है वो बतानी पड़ेगी। ये जो फैक्ट्री बनी थी ना, ये अभी पटना कलेक्ट्रेट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जब आए थे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, तो इन्होंने 1611 में पहली फैक्ट्री जो है मसौली पटना में डाली थी, ठीक है। और दूसरी फैक्ट्री जो है 1612 में सूरत में डाली थी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच जब आए थे तो 1664 में इनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और 68 में है ये सूरत में
पहली फैक्ट्री डालते हैं, और 69 में मसौलीपट्टनम में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। डच भी थे यहाँ पर, ऑब्वियसली डच के बारे में पढ़ रहे थे अभी, तो ठीक है। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, हु एस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार। आप देखिए स्वराज दल भी है और बिहार भी। बिहार में किसने किया था, ठीक है ना, तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और वैसे क्या था, वैसे किन्होंने की थी स्वराज दल की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास ने, चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। ये ध्यान रखिए, हमने पहले हालांकि इसके पहले बताया भी होगा और इस बारे में हमने बात भी की थी, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, द नेम बाई विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन। मतलब किस कैसे नाम जो है अशोका का जो है वो इंस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है ना। तो इनमें से आप चुनिए, चक्रवर्ती मिला है, कभी नहीं मिला है, ये प्रियदर्शी मिला है, ठीक है। देवा नाम प्रिया और प्रियदर्शी, ये दो नाम मिले हैं, ध्यान रखिएगा आप। और प्रियदर्शी, ठीक है ना, तो आपका ये आंसर होगा। पर थोड़ा सा अशोक के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। अशोक के बारे में हम क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं, पहले तो ये दो नाम है। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था, यहाँ लिख रहा हूँ, इनका जन्म जो है 304 BCE में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 268 में ये राजा बने थे, कोरोनेशन, ठीक है ना। और 261 या 62 में क्या हुआ था, कलिंगा वॉर। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि 232 में इनकी डेथ होती है, ठीक है। 70-71 साल ऑब्वियसली हुए हैं, देख लीजिएगा। 304 से 232 कितना हुआ, तो ये आपसे पूछ लेंगे कभी कभी एग्जाम में। थोड़ा सा मॉडर्न एम्पायर के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी हम जान लेते हैं। मॉडर्न एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में क्या क्या जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद कौन सा, बिंदुसार। उसके बाद अशोका। उसके बाद दशरथ। इसके बाद ना हमें बहुत ज़्यादा इसके रेफरेंसेस नहीं मिलते। अशोका का जो है 2-3 मतलब 4-5 जो है इनके बेटियाँ थी। इसमें से महेंद्रा और संघमित्रा, आपको पता है ना, एक ट्रेन जाती है साउथ इंडिया में, संघमित्रा एक्सप्रेस, ठीक है ना। ये दोनों श्रीलंका गए थे उसके धम्म की पॉलिसी का प्रचार करने, ठीक है ना। एक और इसका जो है वो बेटा था, बेसिकली इसका पोता था, दशरथ का बेटा था वो, कुणाल, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ इंडिया ट्रेडिशन में ये पॉपुलर है और श्रीलंका के ट्रेडिशन में ये पॉपुलर है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। आखिरी जो रूलर था उसको बृहद्रथ बोलते हैं, ठीक है ना, बृहद्रथ बोलते हैं। उसके बाद इतनी तो हो गई खत्म, मौर्य के बारे में थोड़ा सा बता दिया। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता के टाइम पीरियड में ना सुश्रुत ने जो है ना एक किताब लिखी थी, सुश्रुत संहिता, ठीक है ना। इस पे ना सर्जरी के लिए डिटेल में बात की गई थी, ठीक है। आपने पतंजलि के बारे में सुना ही होगा, महाभाष्य लिखा था, ठीक है ना। और इन सब के बारे में आप जानते होंगे। पर सुश्रुत ने जो है ना, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी। इसमें सर्जरी के बारे में डिटेल जो है डिस्कशन की गई थी, ठीक है ना। एक और किताब इस टाइम लिखी गई थी, उसका नाम था हास्य आयुर्वेदा, ठीक है ना। हास्य आयुर्वेदा मतलब हाथी के जो है ना उपचार की बात उसमें की गई थी। आप देख रहे हैं कि गुप्ता पीरियड में हाथी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा होगा कि उस पर किताब लिखी गई उसकी जो है सर्जरी और उसकी जो है वो ट्रीटमेंट के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि और कौन कौन से यहाँ पर हैं, मेन तो इनके बारे में आपने सुना नहीं होगा, इनके बारे में शूद्रक, ठीक है ना। तो शूद्रक ने कई किताबें लिखी थी, ठीक है, जैसे मृच कट्टिका, ठीक है ना। ठीक है, और वीणा वासव दत्ता, ठीक है ना। और बताओ एक महाना, ये इनके वर्क्स थे शूद्रक के, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में भी आपसे पूछ देंगे, या एसएससी वैसे किसी भी एग्जाम में ये पूछ देंगे। सब फेवरेट क्वेश्चन होता है इन लोगों का, ठीक है ना। 92 क्वेश्चन नंबर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, राइट टू लेफ्ट कहने का मतलब कि इधर से इधर की तरफ लिखा जाता था, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट जो है कैसे पता लगता है कि लेफ्ट या राइट कैसे लिखा गया है, कि लेफ्ट टू राइट लिखा गया है या राइट टू लेफ्ट। क्योंकि आप जब लिखते हैं यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो आप हर बार यहीं पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिनिश कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पता लगता है कि किस तरह से स्टार्ट किया गया था। तो क्या है कि लेफ्ट साइड राइट साइड से स्टार्ट करने वाली लिपि जो है वो खरोष्टी थी, ठीक है ना। और कौन कौन सी लिपियाँ थी जो राइट साइड से लिखी जाती थी, उसमें अरबिक होते हैं, हिब्रू होते हैं और पर्शियन होते हैं। शारदा
और नंदा नगरी, ठीक है ना, नंदा नगरी और शारदा, ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का ही जो है एक रूप है, ठीक है ना। तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी और खरोष्टी राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, ये आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो है आंसर होगा आपका खरोष्टी। 93 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है। देखो, एक ताम्रलिप्ति आपकी थी, ठीक है। ताम्रलिप्ति के साथ साथ और कौन कौन से जो है वो थे, एक कल्याण था, ठीक है ना। कल्याण कितना था, ये 500 से 800 AD के बीच में जो है सी, ठीक है ना, इस टाइम पीरियड में। तो क्या ये गुप्ता टाइम पीरियड था, ठीक है, गुप्ता पीरियड था, क्योंकि गुप्ता टाइम पीरियड 550-55 के आसपास खत्म होता है, तो गुप्ता पीरियड में ये भी था, ये भी था। तो आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा है। और भी देखेंगे क्या, बरोच के देखिए, ठीक है ना, बरोच के बारे में देखिए। बरोच के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बरोच जो है बहुत ज़्यादा जो है शुरू से ही वो था, ठीक है। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो एक चीज़ और ताम्रलिप्ति के बारे में जानेंगे, तो वेनसांग था ना, वो यहीं आया था, सॉरी वेनसांग नहीं, क्या कहते हैं, फहियान, ठीक है, इसी रास्ते आया था फहियान। फहियान कब आया था, फहियान जो है आपका 5th सेंचुरी में आया था, ठीक है ना, 5th सेंचुरी CE में आया था, मतलब 399 में आया था और 413 में गया था, ठीक है ना, 4th 5th सेंचुरीज में जो है वो आया था। उसके बाद जो है इसकी बात कर ही लिया है हमने, तो वेनसांग के बारे में बात कर लेते हैं। वेनसांग जो है वो 629 से 645 के बीच में आया था, ठीक है। और एक और आया था यीजिंग, ये 673 में आया था। तो इसकी कभी कभी क्रोनोलॉजी के बारे में आपसे सवाल पूछ देंगे, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ और, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा आंसर जो है यहाँ पर सही है, तो आप इस आंसर के साथ जाएंगे ई के साथ, ठीक है। हो सकता है कि आपके उसमें जो है अलग हो आंसर की में, पर मेरे हिसाब से आंसर जो है आपका ई होना चाहिए, ठीक है। 94 जो है, मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ अंडर, ये जहांगीर होगा, ठीक है ना। आप देखेंगे क्यों जहांगीर होगा, शाहजहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि शाहजहाँ का ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो पेंटिंग में था, पर उसका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर ज़्यादा था, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा था। और जहांगीर ने ना, जहांगीर के कोर्ट में ना कम से कम 7-8 फेमस वो रहे थे पेंटर, ठीक है ना, जो अकबर के टाइम से भी जो है ज़्यादा था, ठीक है ना। अकबर ने वो एक कारखाना जो है एस्टेब्लिश किया था पेंटिंग के लिए, ठीक है ना, आप देखेंगे इस चीज़ को। तो इसलिए क्या है कि जहांगीर को माना जाता है कि पेंटिंग के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा जो है ये मतलब जेनी अपने जो है चरम सीमा पर की, और इस टाइम आपको जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी देखता है, ठीक है ना, मुगल पेंटिंग में। क्योंकि आपको पता है कि टॉमस रो इसी टाइम, इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था, ठीक है ना। तो टॉमस रो के साथ साथ आने और भी यूरोपियंस आने लग गए थे, तो उसके बाद क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पेंटिंग का इन्फ्लुएंस जो है और ज़्यादा यूरोपियंस हो जाता है, ठीक है ना। और इंडो पर्शियन के साथ साथ ब्रिटिश पेंटिंग जो है, यूरोपियन पेंटिंग भी जो है एक समावेश हो जाता है, ठीक है ना। ये एक जेनिथ टाइम पीरियड था, बहुत ही बढ़िया काल था, ठीक है ना, मुगल पेंटिंग के लिए। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, इन मेडिवल इंडिया व्हाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस। मनसबदारी सिस्टम होता क्या है बेसिकली, ये ना 1571 में लेकर आया गया था, ठीक है, अकबर के द्वारा, ठीक है, 1571 में अकबर के द्वारा लेकर गया था। और ये एक ऐसी सिस्टम थी जिसमें जैसे एक मनसबदार होता था, मनसबदार 10 के ना मल्टीपल में होते थे, ठीक है ना, 10 जैसे 10, 20, 30, 50, 10,000, ठीक है ना, 1000, 500, इस तरह से मनसब रैंक होते थे, ठीक है ना। तो रैंक क्या होता था, वो होता था रैंक के हिसाब से होता था, ठीक है ना। तो क्या होता था, एक होता था जात और एक होता था सवार। जात क्या होता था कि जितने एलिफेंट, जितने घोड़े एक्सेट्रा जो उनको मेंटेन करने होते थे, जो मनसबदार होता था, जैसे किसी को अगर मान के चलो कि 10 जो है रैंक दिया गया है, तो उसको जो है 10 घोड़े मेंटेन करने थे, तो जात जो है रैंक होता था, ठीक है ना। और 10 घोड़े को रखने के लिए क्या है कि 10 घोड़े के लिए जैसे 5 सवार चाहिए हो, चाहे 3 सवार चाहिए हो, उसके ऊपर डिपेंड करता था। तो सवार घुड़सवारी करने वाले लोग और एलिफेंट पे जाने वाले लोग होते थे, ठीक है ना, बेसिकली वो सैनिक होते थे, ठीक है ना। तो जात और सवार को मेंटेन करने के लिए जो है एक रैंक बना दी गई, जिसको मनसबदारी सिस्टम बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू से तो नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन होता तो मार भी सकते थे। क्या है ये, रिक्रूटमेंट टू आर्मी, ये देखना यहाँ यही वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्मी का इसके थ्रू जो है रिक्रूटमेंट हो रहा है एक बहुत ही स्विफ्ट तरीके से, ठीक है। रिलीजियस आर्मी, इसके लिए तो 16 कुल था ना, आपको पता है ना, 16 कुल था, महजरनामा था, है ना, और बहुत सारे जो है उन्होंने वो किए थे। उसके बाद इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, पर क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए था, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि हु एस्टेब्लिश्ड अष्टप्रधान बेसिकली क्या होता है। अष्टप्रधान ने ना शिवाजी ने जो है किया था, ठीक है ना। आपको ये पता होगा कि मराठा से रिलेटेड है, ठीक है, मराठा एम्पायर से रिलेटेड अष्टप्रधान। इसमें क्या होता था बेसिकली, अष्टप्रधान में ना 8 तरह के जो है ऑफिशियल्स होते थे बेसिकली, ये सब मान के चलिए। और वो 8 कौन से होते थे, पहला रैंक पर होता था पेशवा, पीएम होते थे, प्राइम मिनिस्टर टाइप के, ठीक है ना। अमात्य, ये फिनांस मिनिस्टर होते थे, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। सामंत, ये फॉरेन मिनिस्टर होते थे, ठीक है।
उसके बाद वकिया नवीस होते थे, ये होम मिनिस्टर होते थे, ठीक है। बाकी और भी होते थे, मतलब ये 4 ही हुए, 1 2 3 और ये 4 ही हुए हमारे, 4 और होते थे। वो 4 कौन कौन से होते थे? सचिव, सेनापति, ये सब नाम से ही क्लियर है क्या होते थे। न्यायाध्यक्ष, न्यायाध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद आखिरी होते थे पंडित रूप, ठीक है ना। ये बेसिकली चीफ प्रीस्ट होते थे और ये जज होते थे, आपको पता है, ये आर्मी के जो है जनरल होते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है अष्टप्रधान जो है सिस्टम ये थी, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ थी? मराठा एम्पायर में, ठीक है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन जो है आप देखेंगे कि कुछ दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो है कैनाल्स किस सुल्तान ने जो है बनवाया था, ठीक है ना। आपका जो कैनाल और इरिगेशन से रिलेटेड जो है ना, वो फिरोज शाह तुगलक ने जो है करवाई थी, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ही जो है बहुत सारे बाग बसाए थे, आपको पता होगा, है ना। बहुत सारे जो है फिरोजाबाद, है ना, फरुखाबाद, ये सारे जो है इन्होंने हाँ, इस तरह से जो है कई सिटीज़ इन्होंने 4-5 सिटीज़ भी बसाए थे और बहुत सारे बाग लगवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने जो है जो ब्राह्मण्स थे उन पे जजिया लगवाया था, ठीक है ना। जजिया लगवाया था, ठीक है ना। पहली बार ब्राह्मण्स पर जब जजिया नहीं लगते थे, आम लोगों पर लगता था, आम हिंदूज पे लगता था, आम नॉन बिलीवर्स के ऊपर लगता था, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में अपना जान लिया। इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश ने ना बेसिकली जो स्लेव एम्पायर था उसको ना इन्होंने ना 2-3 चीज़ें की थी, ठीक है ना। स्लेव एम्पायर को तो एक बड़े उसमें ये तब्दील किया ही था, पर उसके अलावा जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स चलाए थे और कॉपर कॉइन्स चलाए थे। सिल्वर कॉइन्स को जो है क्या बोला जाता था? तनका, ठीक है ना, तनका, ठीक है ना। ये सिल्वर का होता था। और क्या होता था? और होता था जीतल, ये क्या चीज़ का होता था? कॉपर का, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? और इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखेंगे। बलबन ने क्या किया था? बलबन एक नई थियोरी ऑफ किंगशिप के साथ आया था। इसमें इसने क्या क्या स्टार्ट किया था? नीचे लिखा है, एक था सजदा और एक था पैपोश। सजदा मतलब अगर सुल्तान आता है तो उसके सामने झुकना है, और ये पैपोश का मतलब होता है पाँव चुमना होता है, ठीक है ना, लेट के। तो ये जो है बलबन ने जो है स्टार्ट किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसने ना वो जो फेमस 40 थे, ठीक है, तुर्कानी चहलगानी शायद उसको बोलते हैं, आप देखिएगा 40 मेंबर के जो है वो इनकी वो होती थी मंत्री परिषद टाइप का। तो उसको ना इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था बलबन ने, ठीक है। और तो डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब है? पावर का सेंट्रलाइज कर लिया था पावर को, ठीक है ना। तो ये सब जो है आप बलबन के बारे में जान लेंगे, ठीक है। सिकंदर लोदी बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स में जो है वो क्या कहते हैं वो था, ठीक है ना। बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स में जो है वो था, और इसमें जो है लोगों के बारे में बहुत ध्यान रखता था। ये रेवेन्यू वगैरह कम कर दिया, इस तरह की चीज़ें करता था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, हु यूज हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। पायरेसी क्या होता है? पायरेसी क्या होता है? लूटपाट, ठीक है ना। ये समुद्र में लूटपाट को पायरेसी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि आप देखेंगे एक इंडिया का रफ मैप अगर मैं इधर बनाऊँ छोटा सा मिटा के इसको, वेट सेकंड, ठीक है। देखो अगर मैं इंडिया का ना एक रफ मैप बनाऊँ इधर ना इस तरह से, तो क्या होगा कि आपको इधर बंगाल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? डच मिलेंगे, आपको पटना में याद है 1632 पटना में उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की था। और कौन मिलेंगे? ब्रिटिश मिलेंगे, ठीक है। आपको मिलेंगे पौंडीचेरी के एरिया में फ्रेंच, ठीक है। और इधर मिलेंगे आपको पोर्चुगीज, ठीक है ना, ये वाले एरिया में, गोवा वाले एरिया में पोर्चुगीज मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ना, ये पोर्चुगीज जो है यहाँ पर तो रूल करते ही थे, यहाँ पर ये अपना जो है आधिपत्य जमाना चाहते थे, कभी कभी ना यहाँ कभी पायरेसी करते थे। तो आपका आंसर जो है 98 का सी होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। पायरेसी के लिए जो पोर्चुगीज जो है बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं ये थे, ठीक है ना। पोर्चुगीज कब आए थे? 1498 में। सबसे पहले यही आए थे, किसके थ्रू? वास्को डी गामा, ठीक है ना। एक नाम आपने सुना होगा, ये कहाँ आया था? कालीकट, वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन, ठीक है ना। और आते ही वहाँ पर इसने मार्केट मचा दी थी, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया 98 नंबर क्वेश्चन। 99 है, अंडर हुज लीडरशिप वाज सेपरेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड, ठीक है ना। ठग्स कौन थे? बेसिकली ठगी एक्ट आया था एक, ठीक है ना। तो जो क्या कहते हैं वो ठग वगैरह जो क्या कहते हैं ये रॉबर्स वगैरह होते थे बेसिकली ये, ठीक है ना, लूटपाट करने वाले लोग, ठीक है। तो उनको जो है इन्होंने ठगी और डकैती एक्ट जो है एक लेकर आए थे, ठीक है। विलियम बेंटिक ने जो है
विलियम बेंटिक के बारे में पता है ना, 1928 से 35 के टाइम तक था ये, ठीक है ना। और विलियम बेंटिक के बारे में आपको एक चीज़ और पता होगी कि एक मिनट 1800 है, ठीक है ना, सॉरी ये 1828 से 35 तक थे विलियम बेंटिक। आपको पता हो क्या लेकर आए थे, सती अबोलिशन एक्ट 1828 में लेकर आए थे सती अबोलिशन एक्ट, ठीक है, विलियम बेंटिक। तो आप देखेंगे कि 99 नंबर में आप देखेंगे कि विलियम बेंटिक ने जो है ना एक एक्ट लेकर आया था, विलियम बेंटिक, ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और उसमें ना इसने कैप्टन सलीमन को उसका सचिव बना दिया था, ठीक है। तो कैप्टन सलीमन ने जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया और ठगी को जो है पूरी तरह से वो कर दिया। अब चूंकि विलियम बेंटिक जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो कैप्टन सलीमन ही जो है आपका आंसर होगा, ठीक है, 99 का बी। 100 नंबर क्वेश्चन, द वायसराय हु फॉलोड अग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज, ठीक है, ये लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे कि लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड क्या था, 1876 से 80 के बीच, 76 से 80 के बीच, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या किया था काम, इन्होंने एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कैथरीन थी, कैथरीन द ग्रेट, रूस की जो रूलर थी, वो यूरोप में और मिडिल ईस्ट में अपना एम्पायर जो है इस्टेब्लिश कर रही थी और एक्सपेंशन कर रही थी, ठीक है। तो इनको डर था कि वो कहीं इंडिया तक आके इंडिया पर न कब्जा कर रहे, इसलिए इन्होंने, आप देखेंगे मैप इंडिया का इस तरह से जो है आप देखेंगे तो क्या है कि इधर अफगानिस्तान पड़ता है, तो क्या है कि ये यहाँ पर भी जो है डर थे कि इधर से जो है रूस ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर अफगानिस्तान से वॉर जो है लगातार कर रहे थे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो लॉर्ड लिटन जो है इसके लिए जिम्मेवार थे। और उसके बाद ये चीज़ देखेंगे कि लॉर्ड लिटन जो है और क्या क्या चीज़ लेकर आए थे। एक लॉर्ड लिटन थे और एक लॉर्ड रिपन थे। रिपन इसके जस्ट बाद आए थे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, 80 में रिपन आते हैं, ठीक है। लिटन के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट करते हैं, ये कंक्लूड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आते हैं, ठीक है। और ये क्या था, बेसिकली ये देसी अखबारों को दबाने के लिए एक एक्ट था, ठीक है, कि वो यहाँ के वहाँ के ब्रिटिशर्स के बारे में उल्टे सीधे ना लिख पाएं, ठीक है। उसके बाद एक फेमिन आया था 1876 में, तीनों प्रेसिडेंसीज में, ठीक है, बहुत भयंकर फेमिन था, फेमिन मतलब अकाल पड़ा था, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आर्म्स एक्ट लेकर आए थे 1876 में, ठीक है, ये कुछ काम इनके याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि लॉर्ड मायो कौन थे, ये बेसिकली ना प्रिजन के लिए काम किए थे इन्होंने, ठीक है ना, प्रिजन रिफॉर्म किए थे। इनका मानना था कि लोग अगर उसमें भी हैं, जेल में भी है, तो अच्छे से रहें, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट लेकर आया था, ठीक है ना। लॉर्ड मायो, इधर लिख देता हूँ, एविडेंस एक्ट लेकर आया था, ठीक है ना, 1872 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद लॉर्ड डफरिन के बारे में आप जानते हैं कि डफरिन जो है 1885 में कांग्रेस के गठन के उससे जो है रिलेटेड है, ठीक है, तो इनका जो है नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है, आप ये देखेंगे कि लॉर्ड केनी, ठीक है, लॉर्ड केनी कौन थे, लॉर्ड केनी 1857 के रिवोल्ट के टाइम में ना यही थे यहाँ का जो है वो वेजर है, ठीक है ना, ये देखा ध्यान रखेंगे। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन जो है, इन 1930 फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कहाँ से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, आपको पता होगा था, साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया था, और यहीं से नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था ना, साल्ट सत्याग्रह, ठीक है, आपको ये याद होगा। और क्या क्या चीज़ याद होनी चाहिए आपको, साल्ट सत्याग्रह कब से स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च, ठीक है, कब खत्म हुई थी, 6 अप्रैल को खत्म हुई थी, ठीक है। और इसमें एक दो तीन चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो रीजनल एरिया में जो है कौन कौन से जो है वो कर रहे थे, सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी जो है वो तिरुचिरापल्ली में थे, ठीक है ना, कहाँ, तिरुचिरापल्ली में जो है तंजौर में है, यहाँ एक्टिव थे, ठीक है। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी बोला जाता है, ठीक है ना, सीमांत गांधी, ठीक है, बहुत ऊंचे कद के थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। और इन्होंने ना क्या किया था, खुदाई खिदमतगार नाम की ना एक संस्था जो है वो कर ली थी, स्टार्ट कर ली थी, ठीक है ना। इसको रेड शर्ट्स भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ना सरोजिनी नायडू
गांधी जी के अरेस्ट हो जाने के बाद इन्होंने लीडरशिप जो है संभाली थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सूर्य सेन के चिट्टागांव आर्म्ड रेड के बारे में आपने सुना होगा, वो इसी टाइम हुआ था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ये लोग जो है एक्टिव थे। ये कहाँ, बंगाल में, ठीक है ना। बंगाल कहाँ, बांग्लादेश वाले एरिया में। चिट्टागांव कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है आज के डेट में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, द शराबबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वॉज लेड बाय, ठीक है। इसका जो है आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल था। वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसको 1922 में जो है लीड किया था, ठीक है। ये नो टैक्स कैंपेन था बेसिकली, ठीक है ना। वेस्टर्न इंडिया में जो है था, और वेस्टर्न इंडिया में एक और मूवमेंट इन्होंने लीड किया था बारदोली में, बारदोली सत्याग्रह। यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली सत्याग्रह में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ये JB कृपलानी थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। JB कृपलानी आखिरी थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता है कि 1929 और 30, फिर कब 36, 37, ठीक है ना, 4 बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अब्दुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 46 तक लगातार रहते हैं। सी राजगोपालाचारी कभी नहीं बने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास JB कृपलानी बचता है, ठीक है। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन है, हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, ठीक है। देखिए, हो सकता है आपको लगे कि ये सब लोग बिहार के ही थे और अमर सिंह वगैरह भी जो है इनके भाई थे, तो हो सकता है मम्मी ने भी लीड किया हो, पर यह है कि लीडर के बारे में, मेन लीडर के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो वो कुंवर सिंह थे, ठीक है। तो कुंवर सिंह थे, आपके बारे में पता है, बाबू अमर सिंह इनके भाई थे, ठीक है। और हरे कृष्ण सिंह जो है वो इनके कमांडर इन चीफ थे, ठीक है ना, कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। इनके प्रमुख सैनिक थे, सैनिक सेनापति थे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन, हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 105 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये स्वामी विद्यानंद थे, ठीक है ना। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा कि 1920 में जो है ये स्टार्ट हुआ था, कब, मार्च में, और ख़त्म कब हुआ था, 1922 में, चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद जो है। तो ये थोड़ा जो है आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपके लिए जो है ये आज के लिए इतना काफ़ी है, और हम कोशिश करेंगे कि 1-2 पेपर कम से कम और 67वीं से पहले डिस्कस कर दें। और आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो है आपका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ तक आ गए हैं, आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना है आगे भी चीज़ें, अगर मैं नेट JRF वगैरह के लिए भी अभी पढ़ाऊँगा, बैचेस स्टार्ट करूँगा आपके लिए, और CUET वगैरह के लिए भी जो है बैचेस करूँगा, और जो भी हैं बड़े बड़े एग्जाम्स जो भी होते हैं UPSC सिविल सर्विसेज के लिए भी करूँगा। तो आपको लगता है कि आपको रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स देखने हैं, तो आप फॉलो ये कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन भी अगर चाहें तो दबा सकते हैं। और अभी के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।